हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप स्प्रिंग बूट की हेल्प से एपीआईज क्रिएट कर सकते हो, रेस्ट एपीआईज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो होने वाली है और पता नहीं कितने घंटे की होगी, बट ये है कि आपको मज़ा आने वाला है और आपको प्रॉपर कैसे एपीआईज़ का फ्लो क्या है, ठीक है? जितनी भी एनोटेशन स्प्रिंग बूट में यूज़ होती है, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, सारा समझ में आएगा कैसे यूज़ होती है, ठीक है? और इसमें एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको कोई ऐसे नहीं बताऊँगा कि कहीं से कि पर्टिकुलरली कैसे ये वाली एनोटेशन पढ़ेंगे, हम ये वाली पढ़ेंगे, नहीं। एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और सारा एक साथ एक फ्लो की तरह समझेंगे, ठीक है? उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब सीख चुके हो। और एक-एक फ्लो की कैसे यूआरएल, जब एपीआई कॉल होती है तो यूआरएल आता है, यूआरएल से कैसे मैपिंग होती है, फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? बहुत मज़े से पढ़ेंगे इसको, तो ठीक है, तो स्टार्ट दोस्तों करते हैं इसमें। सबसे पहले स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये हमारा व्हाइट बोर्ड है कि व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट है क्या? ठीक है? पढ़ तो रहे हैं, पर पता भी तो होना चाहिए। देखो स्प्रिंग बूट है, ये 2 चीज़ से मिलके बना है, जैसे कि आप देख रहे हो, पहला है स्प्रिंग, दूसरा है बूट, ठीक? स्प्रिंग इज़ अ फ्रेमवर्क, ये पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये है ना, ये कोई नया नहीं है। इसमें पहले से एप्लीकेशंस बनती आ रही है 2000 से, ठीक है? बूट एक नई चीज़ आई है जिसका मतलब है बूटस्ट्रैप्ड, ठीक है? यानी स्प्रिंग प्लस बूटस्ट्रैप्ड इज़ इक्वल टू स्प्रिंग बूट, जिसमें हमने क्या करा, स्प्रिंग एप्लीकेशन में काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है? काफ़ी डिपेंडेंसीज़ को ऐड कर दिया। स्प्रिंग पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम पे जब डेवलपर्स स्प्रिंग की मदद से एप्लीकेशंस बनाते थे, तो उनको बहुत डिफिकल्टीज़ होती थी। स्प्रिंग से आप एप्लीकेशन तो क्रिएट कर लोगे, बट उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए। उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट केसेस लिखने पड़ते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे मान लो स्प्रिंग में किसी उस सब, जैसे स्प्रिंग बूट से पहले स्प्रिंग में जब एप्लीकेशंस लिखी जाती थी, तो उसको सर्वर पे चलाने के लिए, ठीक है? उसको सर्वर के एनवायरनमेंट में लेके जाना, ठीक है? उसके बाद यूनिट टेस्ट उसके टेस्ट केसेस लिखने के लिए उसको टेस्ट एनवायरनमेंट्स में लेके जाना। तो ये बहुत हेक्टिक टास्क होता था, ठीक है? बनते थी एप्लीकेशंस, है ना? आज भी बनती हैं स्प्रिंग की एप्लीकेशंस, बट बहुत हेक्टिक टास्क था। और स्प्रिंग बूट की मदद से जब से स्प्रिंग बूट आया, तो डेवलपर्स के लिए बहुत ईज़ी हो गया कि एक एप्लीकेशंस को क्रिएट करना। ठीक है? तो स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क जिसकी मदद से आप स्प्रिंग एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो, ठीक है? प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है? तो ये होता है स्प्रिंग बूट, ठीक है? दैट्स अ डेफिनिशन ऑफ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट इज़ अ प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन व्हिच यू कैन रन। आपने बनाया, देन यू जस्ट रन इट, सीधा रन कर सकते हो आप। आपको एम्बेडेड सर्वर्स मिलेंगे, यूनिट टेस्ट लिखने के लिए सारी डिपेंडेंसीज जो है इसमें ऐड होती हैं। तो दैट्स द डेफिनिशन स्प्रिंग बूट की, ठीक है? तो अब सीधा हम जंप करते हैं कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे इसमें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्प्रिंग बूट से जब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्री लेवल पे हो, चाहे आप बिगिनर हो, सबसे पहला स्टेप स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशंस बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट का, जिसमें आप स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जितनी डिपेंडेंसीज हैं उसको ऐड करोगे, ठीक है? और स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसके उसके मेटा डेटा का नाम होगा, है ना? उस सब के नाम को एक कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रोजेक्ट बनाओगे ज़िप फ़ाइल की फ़ॉर्म में, फिर उसको अपने इंटेलिजे पे इम्पोर्ट करोगे। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहला स्टेप, ठीक है? सबसे पहला स्टेप है, आपको जाना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे, सबसे पहला स्टेप।
क्लिक करो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको एक यूआई दिखेगा स्प्रिंग इनिशियलाइज़र का। ये सबसे पहला स्टेप है हमारा, ठीक है? तो हम प्रोजेक्ट में सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं मेवन, ठीक है? उसके बाद लैंग्वेज ऑब्वियसली जावा है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे वर्ज़न, हमें वर्ज़न कौन-सा यूज़ करना है। देखो स्नैपशॉट वर्ज़न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्नैपशॉट वर्ज़न ये होता है कि जिस पे अभी काम चल रहा है, ठीक है? ये स्प्रिंग बूट का वो वर्ज़न है जिस पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो आप इसको अगर इम्पोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है, ये अंडर डेवलपमेंट है। तो इस पे एक्सपोर्ट करने का मतलब नहीं बनता है, इसको मत छूना। ठीक है? जितना भी स्नैपशॉट जिसमें लिखा होगा उसको इग्नोर कर देना। तो आप बाकी इसके अलावा M2 ले सकते हो, ये ले सकते हो, तो हम काम करते हैं M2 वाला लेते हैं, ठीक है? अगला है यहाँ पे अब हमें मेटा डेटा का नाम यानी कि अपना जो प्रोजेक्ट है उसका नाम डालना है सिंपल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डालता हूँ com डॉट स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआईज़, ठीक है? या एपीआई। तो आप अपना इस पे कोई भी नाम क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है, कुछ भी नाम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सेम एज़ इट इज़ आर्टिफैक्ट का भी यही करता हूँ नाम, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मेटाडेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसका नाम हमने डाल दिया है। इसमें आप अपना कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब 2 हमें पैकेजिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर 2 में से एक पैकेजिंग सेलेक्ट करनी है, तो जार या वार। जार और वार में से ऑब्वियसली आपको जार फाइल सेलेक्ट करनी है। जावा का वर्ज़न आप कौन-सा यूज़ करते हो, मैं 21 इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ ये है हमारा सबसे मेन चीज़, राइट? जो स्प्रिंग बूट को डिफरेंट बनाती है, कि हम यहाँ पे डिपेंडेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है? और वो डिपेंडेंसीज़ से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, वो सारी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएँगी। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज़ को ऐड करते हैं व्हिच इज़ स्प्रिंग वेब। स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसीज़ की हेल्प से आप रेस्ट एपीआईज़ क्रिएट कर सकते हो और आपको एक एम्बेडेड सर्वर मिलेगा व्हिच इज़ अपाचे टॉमकैट सर्वर यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो इस डिपेंडेंसीज़ की मदद से एक्चुअली में इस डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है ना एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं चलो। देखो, इस डिपेंडेंसी के अंदर क्या है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है? यानी कि किसी लोकेशन पे ये उसका एक एड्रेस है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अ, इंटरनेट पे किसी लोकेशन पे ये इस जितनी भी स्प्रिंग वेब से रिलेटेड क्लासेस हैं, पैकेजेस हैं, वो पड़े हैं। ठीक है? एक ये कह लो डेटाबेस में पड़े हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस में ही पड़े होंगे, ठीक है? और नीचे यहाँ देखो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट जितनी भी टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी जितनी भी पैकेजेस हैं, क्लासेस हैं, वो किसी डेटाबेस में कहीं इंटरनेट पे पड़े हैं। और ये कुछ नहीं है, जस्ट उसका एड्रेस है, ठीक है? कि भाई इस लोकेशन पे इससे रिलेटेड स्टार्टर वेब से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी है, वो पड़ी है। डिपेंडेंसीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है? वो सारी की सारी पड़ी हैं। कुछ नहीं ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ से जाके ले आओ, ठीक है? बस दैट्स इट। तो आपको इस एड्रेस को ये एड्रेस है एक तरह से, ठीक है? ये डिपेंडेंसी एक एड्रेस है। इस ये और लोकेशन एड्रेस क्या है ये? स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वेब, ठीक है? तो इस एड्रेस को आप क्या करोगे ना अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ऐड कर दोगे, ठीक? अब क्या होगा इस एड्रेस पे जितनी भी क्लासेस हैं, इस है ना एड्रेस पे जितनी भी क्लासेस हैं, किससे रिलेटेड? स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब से रिलेटेड कि कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, रेस्ट एपीआईज़ क्रिएट कर सकते हो, है ना? आपको जो अपाचे टॉमकैट सर्वर मिल रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, वो आपके प्रोजेक्ट में आ जाएँगी, ठीक है? इस एड्रेस से जो क्लासेस और पैकेजेस जो लेकर आएगा आपके प्रोजेक्ट में, वो कौन लेकर आएगा? कोई तो होगा ना जो लेकर आएगा, ऐसा तो नहीं खुद उठ के आ जाएँगी। तो वो लेकर आता है मेवन, समझ में आई बात? इसलिए हम मेवन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी आप डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे ऐड कर दोगे क्योंकि आप देखो डिपेंडेंसी क्या है? कुछ भी नहीं है ये आप देखो डिपेंडेंसी अगर तो ये जस्ट सिंपल एक डिपेंडेंसीज़ ये बना रखा है नाम डिपेंडेंसी, इसके बीच में एक ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी है, ठीक है? ये है डिपेंडेंसी दैट्स इट, इतना ही है बस।
लेकिन इसके अंदर जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, एक्चुअली में ये उस लोकेशन का एड्रेस है, जहाँ पे ये क्लासेस पैकेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है? रन टाइम पे क्या होगा, जितनी भी क्लासेस उस लोकेशन पे पड़ी है, इस लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, इन 2 लोकेशन पे और नीचे इन 2 लोकेशन पे, इसमें जितना भी डेटा पड़ा होगा ना, सारा आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा। और ये कौन लेकर आएगा? ये लेकर आएगा मेवन। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस आपने यहाँ डिपेंडेंसीज़ को ऐड करा, अब यहाँ पे हम सिंपल जनरेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक? अब इसको हम अनज़िप करके अपने उसमें इंटेलिजे पे ओपन कर लेते हैं। गए, एंड देन एक्सट्रैक्ट हियर, यहीं पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको अनज़िप कर लेते हैं, ठीक है? नाउ गो टू द इंटेलिजे। तो आपका ये जो है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट आपके इंटेलिजे पे ओपन हो चुका है। तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर दिया, ठीक है? फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। क्या क्लियर किया फर्स्ट स्टेप? इसकी सबसे पहला स्टेप है कि स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में जाके आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लो। डिपेंडेंसीज़ मैंने आपको बता दी क्या होती हैं, ठीक है? कौन लेकर आता है उन डिपेंडेंसीज़ को आपके प्रोजेक्ट में। देखो, अब आप जैसे प्रोजेक्ट में जाओगे, तो वो डिपेंडेंसी जो आपने ऐड करी है ना, ये डिपेंडेंसी जो आपने ऐड करी है, ये आपके प्रोजेक्ट में कहाँ पे स्टोर होंगी? ये देखो, पॉम डॉट एक्सएमएल में। जितनी भी आप डिपेंडेंसीज़ को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे ना, वो सारी की सारी पॉम डॉट एक्सएमएल में स्टोर हो जाएँगी। अब देखो, पॉम डॉट एक्सएमएल को, ये देखो, ये रही डिपेंडेंसी जो आपने ऐड करी, ठीक है? ये रही डिपेंडेंसी, यानी कि जो एड्रेसेस हैं, जहाँ पे वो क्लासेस और पैकेजेस पड़े हैं, ये उसके एड्रेसेस ये रहे। अब यहाँ पे मेवन आएगा और यहाँ पे एड्रेसेस को देखेगा, अच्छा यहाँ पे पड़ी है क्लासेस, यहाँ से मेरे को उठाकर लानी है इस लोकेशन से, वो उन लोकेशन पे जाएगा और सारी की सारी क्लासेस पैकेजेस को उठा के आपके प्रोजेक्ट में डाल देगा। ये रहे, ये हैं वो क्लासेस, ये हैं वो पैकेजेस। देख रहे हो? कौन ला रहा है? मेवन ला रहा है। देखो, जैक्सन कोड, डेटा ब्लाइंड, डेटा टाइप, राइट? और देखो बहुत सारी चीज़ होंगी यहाँ पे, आप देखो। सारा कौन ला रहा है? मेवन ला रहा है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें पड़ी है ना, ये देखो, एक्चुअली इसके अंदर क्या है? इसके अंदर होंगी क्लासेस, इसके अंदर देखो। ये देखो क्लासेस, देख रहे हो? सारी क्लासेस हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस है ना, ये एक्चुअली में इन लोकेशंस पे पड़ी हैं। ये लोकेशन का एड्रेस है, जिस लोकेशन पे क्लासेस पड़ी हुई हैं। इन लोकेशन से ये चीज़ें उठाकर यहाँ लानी है बस। और ये कौन ला रहा है? ये मेवन ला रहा है। यही काम होता है मेवन का। अब देखो, ये टॉमकैट सर्वर, ये टॉमकैट सर्वर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, देखो, 1 मिनट, ये देखो जितनी भी क्लासेस हैं, फाइल हैंडलर, ऑनलाइन फॉर्मेटाइज़, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी किसी लोकेशन में पड़ी थी। वो उठा के ले आए यहाँ पे क्लास पाथ में। वो कौन लाया? मेवन लाया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है? तो अब ये चीज़ें हम अब डिस्कस बाद में देखेंगे। मेन चीज़ पे आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये ना कि डिपेंडेंसीज़ क्या हैं और ये क्लासेस की क्या चीज़ है, कौन ला रहा है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो मेवन का काम यही होता है कि जो लोकेशंस पे चीज़ें पड़ी हैं, उसको आपके प्रोजेक्ट में डालना, फ़िल करना, वो मेवन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे आप स्प्रिंग बूट की हेल्प से कैसे आप रेस्ट एपीआईज़ को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए ये मैं आपको यहाँ पे चीज़ें लिख के, जैसे अब हम इसके अंदर काम करने वाले हैं सारा, ठीक है? इसके अंदर मेन के अंदर काम करने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि है व्हाइट बोर्ड पे बताऊँगा। अगर ये आप समझ गए ना, तो आपको चीज़ें बहुत ईज़िली समझ आ जाएँगी। आपके लिए मतलब ये मान लो बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। ये फ्लो है, जो मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ और यही हम एक्चुअल में वहाँ पे बनाएँगे। तो फ्लो क्या होता है ना, सबसे पहले जो फ्लो होता है वो होता है, देखो, मैं कुछ बॉक्सेस बनाता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने 4 बॉक्स बनाए,
ठीक है? सबसे पहले बॉक्स का नाम है FE व्हिच इज़ फ्रंट एंड। दूसरा है आपका कंट्रोलर लेयर। देखो अब आपको चीज़ें समझ आएँगी कि कंट्रोलर लेयर है ना, नाम आ रहे हैं ना आपको चीज़ें। उसके बाद आता है कंट्रोलर लेयर। अगर मैं थोड़ा राइटिंग में ऐसी है तो मैं लेकिन बोल रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए। अगली है आपकी सर्विस लेयर, सर्विस, ठीक है? सर्विस लेयर, सी है। लास्ट है आपकी रेपॉजिटरी लेयर, ठीक है? रेपॉजिटरी मैं पूरा नहीं लिखता, रेपॉजिटरी ऐसा ही लिख देता हूँ। रेपॉजिटरी है। लास्ट में आपका होता है डेटाबेस, ठीक है? डेटाबेस सबसे लास्ट की चीज़ होती है। तो ये फ्लो समझना, अगर ये समझ आ गया ना तो एपीआईज़ बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। देखो, क्या होता है? फ्रंट एंड, आप समझ रहे हो फ्रंट एंड क्या होता है? जो आप किसी भी आप जैसे मोबाइल में ऐप चला रहे हो, तो कोई भी जो आपकी स्क्रीन दिख रही है इनिशियल लेवल पे, वो फ्रंट एंड है, ठीक है? आप फेसबुक चला रहे हो तो आपको जो दिख रहा है फ्रंट एंड है, ठीक है? तो आपको पता है कि फ्रंट एंड के बाद बैक एंड आता है और फ्रंट एंड से कॉल जाती है बैक एंड को, ठीक है? जो बैक एंड के सर्वर्स होते हैं। तो अब फ्लो समझना, देखो, सबसे पहले फ्रंट एंड से आप जैसे मान लो फेसबुक चला रहे हो, तो फ्रंट एंड से आपने को रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट क्या करी? रिक्वेस्ट ये करी कि भाई मुझे ना मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स मुझे दे दो। मुझे स्क्रीन पे शो करा दो। क्या रिक्वेस्ट मारी आपने? कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को शो करा दो। तो फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट गई, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, ठीक है? अब सर्वर पे वो अब सर्वर की तरफ, तो ये जितना भी पार्ट है ना ये वाला, ये है स्प्रिंग बूट सर्वर का, स्प्रिंग बूट की तरफ का, ठीक है? तो फ्रंट एंड से कॉल गई और वो सबसे पहले जो एपीआई यानी यहाँ से जो कॉल गई वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सबसे पहले जो कॉल है वो जाएगी कंट्रोलर लेयर के पास, सबसे पहले, ठीक है? कंट्रोलर कर देगा सर्विस लेयर को, ठीक है? तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट से कंट्रोलर लेयर पे गई, कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर पे गई। सर्विस लेयर भेज देगा रेपॉजिटरी को कि भाई डेटाबेस से निकाल के देना, ठीक है? रेपॉजिटरी कमांड मारेगा डेटाबेस को कि डेटाबेस ये डेटा दो, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। डेटाबेस क्या करेगा? अगर डेटाबेस सर्च करेगा भाई है कि नहीं, मान लो उसको मिल गए, तो क्या करेगा? उसको एक लिस्ट में डालेगा, एरे लिस्ट पढ़ा है ना आपने? लिस्ट में डालेगा, ले भाई पकड़, रेपो को भेज दिया। रेपो क्या करेगा? सर्विस को भेजेगा, ले भाई पकड़। सर्विस लेयर भेजेगा कंट्रोलर लेयर को, पकड़ भाई। कंट्रोलर लेयर भेजेगा फ्रंट एंड को, ये लो भैया आपके लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कंट्रोलर और फ्रंट एंड क्या करेगा? आपको शो कर देगा, भैया 500 दोस्त हैं आपके तो, ठीक है? तो ये होता है फ्लो, ये होता है फ्लो, ठीक है? फ्रंट एंड से कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर, सर्विस लेयर से रेपॉजिटरी, रेपॉजिटरी डेटाबेस। यानी कंट्रोलर लेयर कनेक्ट होता है आपका सर्विस लेयर से, सर्विस लेयर कनेक्ट होता है आपका रेपॉजिटरी से, ठीक है? अब आप पूछो कंट्रोलर लेयर क्या हमारा रेपो से कनेक्ट होता है? नहीं। कंट्रोलर क्या हमारा डेटाबेस से कनेक्ट होता है? नहीं। ठीक। सर्विस लेयर हमारा रेपो से कनेक्ट होता है? होता है। क्या सर्विस लेयर हमारा डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट होगा? नहीं। ठीक है। रेपोजिटरी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो आप देखो कितनी सिक्योरिटी है। बैकएंड में भी डायरेक्ट कंट्रोलर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता, उसके अंदर एक और लेयर लगा दी है हमने, सर्विस लेयर की। सर्विस लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे आप जितना भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जितनी भी लॉजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, जहाँ ये मान लो अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जितना भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम आता है ना, वो सारा सर्विस लेयर में होता है, ठीक है? सर्विस लेयर भी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होती, वो रेपोजिटरी लेयर से कनेक्ट होती है। और रेपोजिटरी लेयर किससे कनेक्ट होती है? डेटाबेस। तो आई होप आपको फ्लो समझ आ गया होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड का काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे। इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे और उसको इस चौथी चीज़ से कनेक्ट करा देंगे। दैट्स इट, ठीक है? तो यानी कि हमें अब क्या करना है? अब हमारा काम स्प्रिंग बूट इंटेलिजेंट पे हमें क्या करना है? हमें कंट्रोलर लेयर बनाएँगे, एक सर्विस लेयर बनाएँगे, एक रेपॉजिटरी लेयर बनाएँगे फर्स्ट थिंग, ठीक? उसके बाद कंट्रोलर अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो एक-एक क्लास पे हम काम करेंगे ताकि आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाए। तो
और जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे ना, तो कंट्रोलर लेयर के अंदर 100 क्लासेस भी हो सकती हैं। सर्विस लेयर के अंदर 100 क्लासेस हो सकती हैं। रिपॉजिटरी लेयर के अंदर 100 इंटरफ़ेस हो सकते हैं। ठीक है? अब मैं इंटरफ़ेस क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है? तो बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं, तो हम एक-एक क्लास पे काम करेंगे। अगर एक क्लास पे आप काम करना सीख गए, तो 100 क्लास तो फिर यार वही वाली बात हो गई ना कि एक पे सीख गए तो 100 एक जैसे ही हैं, तो आप 100 पे भी सीख जाओगे। ठीक है? तो कंट्रोलर लेयर पे हम एक क्लास बनाएँगे, सर्विस लेयर पे एक क्लास बनाएँगे, रिपॉजिटरी पे एक इंटरफ़ेस बनाएँगे, ठीक है? कंट्रोलर की क्लास को सर्विस की क्लास से जोड़ेंगे, सर्विस की क्लास को रिपॉजिटरी के इंटरफ़ेस से जोड़ेंगे और रिपॉजिटरी के इंटरफ़ेस को हम डेटाबेस से जोड़ देंगे। ये काम करना है। जो मैंने ये यहाँ पे जो ये चेन बनाई है ना, ये करना है बस, ठीक है? चलो, स्प्रिंग बूट पे चलते हैं, ओह! इंटेलिज पे चलते हैं। पहले क्या बोला था? सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है? चलो, आप भी अपने एंड से करते रहना क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। सबसे पहले हम बनाएँगे कंट्रोलर, फर्स्ट ये पैकेज बना रहे हैं, ठीक है? सेकंड में हम क्या बनाएँगे? सर्विस। थर्ड पे हम क्या बनाएँगे? रिपॉजिटरी, ठीक है? अब एक-एक क्लास बनाते हैं। सपोज़ क्या बनाएँ? किस पे काम करें? किस पे काम करें? चलो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर लेते हैं, ठीक है? सिंपल प्रोजेक्ट सिंपल सा है और आपने बहुत जगह पढ़ा भी है, देखा भी है, तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर। फर्स्ट इसकी एक क्लास बनाई, इसकी क्लास नहीं बनेगी, इसका इंटरफ़ेस बनेगा। स्टूडेंट रिपॉजिटरी, ठीक है? लास्ट जो हम क्लास बना रहे हैं, वो बना रहे हैं स्टूडेंट सर्विस, ठीक है? तो ये हमने 3 चीज़ बना ली, ठीक है? स्टूडेंट कंट्रोलर अच्छा एक चीज़ और, आप जो नोटिस कर रहे होंगे कि मैं स्टूडेंट पे काम कर रहा हूँ और मैं उसके लास्ट में जिस भी पैकेज का वो है, उसकी आइडेंटिटी मार्क कर दे रहा हूँ, यानी कि कंट्रोलर लिख दे रहा हूँ और रिपॉजिटरी में रिपॉजिटरी लिख दे रहा हूँ, तो आपको भी यही करना है। जिससे भी रिलेटेड आप यहाँ पे क्लास बनाओगे, उसके लास्ट में जिस भी पैकेज से वो बिलॉन्ग करता है, उसका वो लिख देना, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ईज़िली, ठीक है? अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कंट्रोलर लेयर को सर्विस लेयर से कनेक्ट कराते हैं। कंट्रोलर को जो मैंने बताया था, कंट्रोलर को सर्विस से, सर्विस को रेपो से, रेपो को डेटाबेस से। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करी, हमने डेटाबेस तो कॉन्फ़िगर करा ही नहीं। डेटाबेस पे काम करने वाले हैं ना, तो डेटाबेस तो कॉन्फ़िगर करा नहीं। तो पहले उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? सिंपल है, मायएसक्यूएल यूज़ करो, ठीक है? लोकल इंस्टेंस मायएसक्यूएल, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया था जब आप इंस्टॉल करते हो, उस टाइम का, वो पासवर्ड यहाँ डालना है, ठीक है? ये आपका मायएसक्यूएल ओपन हो चुका है, ठीक है? ये मैं सब क्लोज़ कर दूँगा, ये पहले का था, ठीक है? अब इसे भूल जाओ। अब ठीक है? तो हम किससे रिलेटेड, हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हम एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? तो तो हम करते कैसे कनेक्ट, सबसे पहले हम मायएसक्यूएल में जाके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, पहला स्टेप। तो आई होप आपने जो है वो एसक्यूएल सीखी होगी, ठीक है? तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट स्टूडेंट डेटाबेस लिख देता हूँ, ठीक है? ईज़ी भी रहेगा। स्टूडेंट डेटाबेस, राइट? अब कुछ नहीं करना, इस पे होवर कराओ और क्लिक कर दो और आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करो, दैट्स इट। देख रहे हो? स्टूडेंट डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक? अब इस डेटाबेस को कनेक्ट कराना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। कैसे कराएँगे? उसके लिए हम जाएँगे, इंटेलिजे खोलेंगे
और हमें सिंपल जाना है रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। जितनी भी आपको एनवायरनमेंट, जो आपके प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट है, जो आपका एप्लीकेशन जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई पे काम कर रहा हूँ, तो जब आपको एनवायरनमेंट पे कोई चेंज करना है ना, ओवरऑल, कि इस एप्लीकेशन को मुझे इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मुझे इस एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे नहीं चलाना, किसी और पोर्ट पे चलाना है। तो जितने भी आपको चेंजेस करने हैं, आप उसके लिए जो आप चेंजेस के लिए जो कोड की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, वो आप लिखते हो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है? तो सिंपल अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें कॉपी करनी है, मैंने पहले से लिख रखी थी। जी, ठीक है? इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कहीं कॉपी करो, ठीक है? हर जगह आपका यही यूज़ होने वाला है, कंट्रोल करके पेस्ट करो, ठीक है? इसको मैं ऐसे हटाता हूँ। कुछ नहीं करते, देखो मैंने भी पहले अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वहीं का वहीं कॉपी करके रख रखा था, अब मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इनका मतलब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन का नाम है कि स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, ठीक है? दूसरा है ये स्प्रिंग बूट डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन को जब अपने डेटाबेस से जोड़ना है ना, तो ये यूआरएल को एक्चुअली में आप कॉन्फ़िगर करना है। ये कौन-सा यूआरएल है? ये वो यूआरएल है एक्चुअली में, इस लोकल होस्ट पे आपका जो डीबी है ना मायस्क्वेल, वो रन कर रहा है। दिखाऊँ आपको? देखो, अगर मैं होम पे जाऊँ, तो देखो कहाँ रन कर रहा है मेरा डीबी, लोकल होस्ट 3306 पे, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, 3306, यानी कि ये यूआरएल एक्चुअल में वो यूआरएल है जिस पे मेरा डीबी रन कर रहा है, ठीक? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्लैश डाल के उस डेटाबेस का नाम लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस जो डेटाबेस इस पोर्ट पे रन कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डीबी हैं। देखो, एक तो मेट्रो मैनेजमेंट मैंने पहले बनाया था प्रोजेक्ट, उसका है, एक बैंक एप्लीकेशन का है डीबी, एक स्टूडेंट डेटाबेस जो अभी हम जिस पे काम करने वाले हैं, एक सिस्टम डेटाबेस जो एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट इनका ही होता है मायस्क्वेल का, इस पे मेरा कोई काम नहीं है। तो हमें पर्टिकुलर बताना पड़ेगा ना कि हम किस डीबी पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें बताना पड़ेगा, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और जो मैं करनी भूल गया वो ये है कि डेटाबेस से रिलेटेड डिपेंडेंसी को ऐड करना भूल गया मैं, ठीक है? इवेंचुअली वहीं पे ही हम ऐड कर लेते, पर मैं भूल गया, तो अब क्या करना है देखो, हमें जाना है सिंपल स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में, ठीक है? इसको हटाओ, डिपेंडेंसी जो डेटाबेस को ऐड करने की जो डिपेंडेंसी होती है, सबसे पहली होती है आपकी स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है? स्प्रिंग डेटा जेपीए फर्स्ट डिपेंडेंसी, सेकंड इज़ मायएसक्यूएल, ठीक है? मायएसक्यूएल से क्रिएट कर रहे हो, तो ये 2 डिपेंडेंसी आपको ऐड कर लेनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इसका नया प्रोजेक्ट तो बनाओगे नहीं, प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। सिंपल एक्सप्लोर पे जाओ, ठीक? एक्सप्लोर पे गए, नीचे जाओ, ये 2 डिपेंडेंसीज़ हैं बस। इसको कॉपी करो, फॉर्म में जाओ, यानी कि आपने क्या करा? अगर मैंने आपको समझाया, अगर आप वो समझे, तो मैंने क्या करा? सिंपल है, मैंने यहाँ गया और वहाँ से एड्रेस को कॉपी करा और यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर दिया। अब इस एड्रेस को कौन पढ़ रहा है? देखो, ये मेवन यहाँ पे इस एड्रेस को पढ़ रहा है। अच्छा, ये नई चीज़ें आई हैं यहाँ पे। लो, एक काम करता हूँ, मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ और सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ के रिगार्डिंग जितने भी क्लासेस हैं, वो यहाँ पे लोड करा देता हूँ। देखो, उसने सारी लोड करा दी यहाँ पे, ठीक है? हाइबरनेट हाइबरनेट, ठीक है? जितनी भी चीज़ें थी रिलेटेड टू डेटाबेस कनेक्शन, देखो मायएसक्यूएल कनेक्टर, देख रहे हो? तो ये चीज़ें लोकेशन से कौन लेकर आया? मेवन, ठीक? अब यहाँ पे अगली चीज़ जो हमें लिखनी है वो लिखनी है यूज़र नेम। यूज़र नेम मेरा तो रूट है, ठीक है? आपका जो यूज़र नेम होगा वो लिख लो, और पासवर्ड एक्चुअली में आपको वो डालना है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड है। पासवर्ड अभी मैं नहीं डाल रहा, थोड़ी देर में डालूँगा, ठीक है? ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना अब स्प्रिंग बूट से प्रोजेक्ट लिखना।
ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार हम स्प्रिंग एप्लीकेशन को चला के देखते हैं, क्या क्या हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्प्रिंग बूट से कनेक्ट हो गई है या नहीं? सॉरी, डेटाबेस से कनेक्ट हो गई है कि नहीं? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमारी डेटाबेस से कनेक्ट हो गई है कि नहीं? रन करो। अगर कोई एरर नहीं आता, सिंपल प्रोजेक्ट रन हमारा हो जाता है सर्वर पे, तो इस इट मीन्स कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। लेट्स सी। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है। देखो 8080 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, यहाँ पे चल गई है। ठीक है, अब हम अपनी एपीआई देखनी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कंट्रोलर लेयर पे, क्योंकि ये फ्रंट एंड के बैक एंड में तो सबसे टॉप मोस्ट की लेयर यही होती है कंट्रोलर, जो सारी एपीआईज़ को फेच करती है, जितनी एपीआईज़ है उसको रिसीव करती है। ठीक है, अब ये कंट्रोलर लेयर है। कंट्रोलर लेयर वो लेयर होती है जो फ्रंट एंड से जब कॉल आती है, एपीआईज़ की कॉल आती है, तो इस सबसे पहले जो उस कॉल को फेच करता है, वो कौन करता है? कंट्रोलर लेयर करता है। ठीक है? तो आपको पता है कि ये कंट्रोलर लेयर है, ठीक है? मुझे पता है ये कंट्रोलर लेयर है, स्प्रिंग बूट को नहीं पता, ठीक है? बातों से काम नहीं चलता ना स्प्रिंग बूट के पास कि भई हमने बोल दिया कि भई ये कंट्रोलर लेयर है, तो कंट्रोलर लेयर है। उसको बताना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये कंट्रोलर लेयर है, यहाँ पे जितनी भी एपीआईज़ होती हैं, वो क्रिएट होती हैं, ठीक है? एपीआई जितनी भी आ रही है, वो यहाँ पे अ, कन्वर्ट होती है जावा ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए जो एनोटेशन यूज़ होता है, पहला एनोटेशन, वो होता है रेस्ट कंट्रोलर। समझे? तो आपका पहला जो एनोटेशन आपने सीखा वो है रेस्ट कंट्रोलर। यानी कि स्प्रिंग बूट को ये बताने के लिए कि भई जो क्लास है ना, ये कंट्रोलर क्लास है। जितनी भी एपीआईज़ फ्लो होकर आ रही है ना, वो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले इस लेयर पे आनी चाहिए, उसके बाद सर्विस लेयर पे जाए, पहली चीज़। ठीक? अब मैंने क्या बताया था आपको? पहला काम, कंट्रोलर लेयर को सर्विस लेयर से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, जो स्टूडेंट सर्विस जो सर्विस लेयर पे जो क्लास है उसकी, जिस क्लास से आप इस क्लास को स्टूडेंट कंट्रोलर को सर्विस लेयर की, ध्यान से सुनना है बात को, कंट्रोलर लेयर की जो क्लास है स्टूडेंट कंट्रोलर, उसको आप सर्विस लेयर की किस क्लास से जोड़ना चाहते हो? जी, स्टूडेंट सर्विस से। तो स्टूडेंट सर्विस क्लास का जो नेम है उसको कॉपी करो, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, यानी कि इस क्लास का एक रेफरेंस ले लो आप, इंपोर्ट कराओ, रेफरेंस ले लो और प्राइवेट डाल दो। प्राइवेट इज फॉर द सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है, आई होप आपने एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हो, तो प्राइवेट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो विद इन क्लास होती है, तो इसलिए हम प्राइवेट ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, स्टूडेंट सर्विस जो क्लास थी उसका एक रेफरेंस बना लिया। अब ठीक है, आपको पता है कि आपने रेफरेंस बना लिया और आप चाहते हो कि ये कंट्रोलर लेयर जो है सर्विस लेयर से जुड़ जाए। तो जोड़ने के लिए, यानी कि एक्चुअल में इस स्टूडेंट सर्विस की डिपेंडेंसी को इसके अंदर इंजेक्ट करना है हमें, ठीक है? अभी इंजेक्ट नहीं है, अभी तो सिर्फ आपने रेफरेंस लिया है, ठीक है? हमें एक्चुअल में इसकी डिपेंडेंसी को इसके अंदर इंजेक्ट करना है यहाँ पे। तो 2 तरीके होते हैं, जो आई होप आपने पढ़े हो, नहीं पढ़े तो बता रहा हूँ। पहला होता है फील्ड इंजेक्शन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है? पहला क्या होता है? फील्ड फील्ड इंजेक्शन। सेकंड क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड इंजेक्शन क्या होता है। कुछ नहीं होता, सिंपल एनोटेशन लगाओ, ऑटो वायर्ड, दैट्स इट। फील्ड इंजेक्शन अपने आप यहाँ पे जाएगा, एक वायर जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगी और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है फील्ड इंजेक्शन। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास का, पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है? इसके अंदर आप
इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, यानी कि इसका एक रेफरेंस ले लो, सॉरी, ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? देन दिस डॉट बराबर ये होता है आपका कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन। ये भी वही काम करेगा। ये ये जो है ये एक्चुअल में इसको इससे वायर्ड करा देगा, ठीक है? बट हम एक काम करते हैं फील्ड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईज़ी तो क्या ही पड़ता है बट हाँ, ये है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होता ज़्यादा। तो हम फील्ड इंजेक्शन यूज़ करते हैं इस पे, ठीक है? तो ऑटो वायर्ड आप कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ऑटो वायर्ड लिया हमने, ठीक है? इसको हमने स्टूडेंट कंट्रोलर लेयर को हमने स्टूडेंट सर्विस लेयर से कनेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट सर्विस लेयर पे, ठीक है? अब स्टूडेंट सर्विस लेयर को हम किससे जोड़ेंगे? अच्छा, उससे पहले आपको अब वही कंट्रोलर वाला सीन कि आपको पता है कंट्रोलर, मुझे पता है स्प्रिंग बूट को नहीं पता, ठीक है? आपको पता है कि ये स्टूडेंट सर्विस क्लास है, यहाँ पे बिज़नेस लॉजिक लिखे जाएँगे, स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा ना, तो उसके लिए इसको सिंपल सर्विस मार्क कर दो, सर्विस लेयर है भाई ये, यहाँ पे लॉजिक लिखे जाएँगे, स्प्रिंग बूट को बता रहे हो आप। अब इसको किसके साथ जोड़ना है? इसको जोड़ दो रेपो के साथ, कैसे जोड़ोगे? वही सिंपल प्राइवेट रेपॉजिटरी जो आपकी है स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट रेपॉजिटरी, उसका एक यहाँ पे रेफरेंस ले लो, ले लिया, अब उसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे? ऑटो ऐड, जुड़ गया, ठीक है? अब हम स्टूडेंट रेपॉजिटरी को अब स्टूडेंट रेपॉजिटरी में थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? ये कैसे काम करता है, बट इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए कमेंटेट आउट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट रेपॉजिटरी ऐसे वर्क नहीं करती, इसके लिए एक्चुअल में हमें एक एंटिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है? एंटिटी अभी बनाते हैं, इससे पहले मैं आपको बस ये समझा देता हूँ कि एक्चुअल में रेस्ट एपीआईज़ कैसे बनती है, ठीक है? एक एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर आप जो है सिंपल उसके बाद सिंपल फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है? तो एक काम करते हैं सिंपल सी एक एपीआई लिखते हैं, सिंपल बहुत सिंपल एपीआई होगी, किसी को कुछ कॉल नहीं कर रही होगी, कुछ नहीं कर रही होगी वो, ठीक है? तो एक एपीआई लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, हेलो स्टूडेंट, ठीक है? कुछ नहीं कर रही होगी रिटर्न, ये रिटर्न कर रही होगी सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही होगी, यानी कि हेलो राम, राम नाम का एक है, हम क्या रिटर्न करेंगे? एपीआई, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे वो सब यूज़र के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, यूज़र मतलब मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है? ये आपको किसको देना है? ये आपको देना है फ्रंट एंड में जो यूज़र है, जो आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, ये जो उसका रिस्पॉन्स है हेलो राम, ये चाहिए, यानी कि उसको गेट करना है। ध्यान से समझो मेरी बात, यानी जो फ्रंट एंड में यूज़र है, उसको आपसे ये रिस्पॉन्स चाहिए हेलो राम, यानी कि उसको आपसे हेलो राम गेट करना है। तो कौन-सी मैपिंग यूज़ होगी? गेट मैपिंग, ठीक है? अब हमें सेट करना होगा यूआरएल। तो यूआरएल क्रिएट करते हैं, सिंपल सा क्रिएट करते हैं कि भाई जब ये वाला यूआरएल है ना गेट नेम, तब सिंपल हेलो राम रिटर्न कर देना, ठीक है? तो इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। रन, ये मैं इसको सिंपल इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? मेरी एप्लीकेशन हाँ, रन हो चुकी है। अब हम चलते हैं सिंपल टैलेंट एपीआई टेस्टर पे। ये मैंने क्रोम एक्सटेंशन पे किया है, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, आप भी कर सकते हो या आप पोस्टमैन पे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अ, एंड गोल तो हमें आपको पता ही है क्या एपीआई चलानी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ मेथड चूज़ करना मत भूलना कि हमें गेट पे जाना है, ठीक है? इतना आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, लोकल होस्ट 8080 ये आपका एक तरह से पोर्ट का एड्रेस है।
यहाँ पे स्लैश, जो आपने वहाँ से यूआरएल कॉपी करा था वो डालो। अच्छा, डबल स्लैश लग गया, सिंगल स्लैश। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। सेंड, हेलो राम आ गया, ठीक है? यानी कि एपीआई हमारी सही काम कर रही है। तो ये है आपकी पहली एपीआई हेलो राम, ठीक है? ये है आपकी पहली एपीआई जो आपने लिखी है। तो ये तो सिंपल थी। अब हमें अब इस पे काम नहीं करेंगे। आपको आपको समझ आ गया कि कैसे एपीआई लिखनी है, कि कैसे एपीआई काम, ऐसे ही लिखनी है हमें एपीआई। हमें मेथड बनाना है, ठीक है? एनोटेशन लगानी है और यूआरएल से उसे कॉल करा के चेक कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है? तो अब इसको कमेंट इट आउट करते हैं। अब हम काम करते हैं एंटिटीज पे, ठीक है? एंटिटी पे काम करते हैं, ताकि मतलब एंटिटी मतलब एक तरह से ये मान लो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चलो इसके लिए हम एक पैकेज बनाते हैं विच इज एंटिटी, ठीक है? इसके अंदर अपनी पहली एंटिटी जो हम एक ही बनाएंगे, स्टूडेंट पे काम करते हैं, स्टूडेंट पे ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट पे ही काम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट, अगर एक कॉलेज में स्टूडेंट है तो उसकी एक आईडी होगी, इंटीजर आईडी होगी स्टूडेंट की, ठीक है? एक स्ट्रिंग नेम होगा स्टूडेंट का, ठीक है? ये अब एट लास्ट सबके आगे प्राइवेट लगा दो। क्यों लगाना है प्राइवेट? ताकि इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है विद इन क्लास रहे। तो अब विद इन क्लास रहेगी तो इसको बाहर कैसे एक्सेस करें? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए हम गेटर सेटर यूज करेंगे। गेटर सेटर बनाते हैं हम। गेटर सेटर बनाने का मेन रीजन यही है कि हम इन वेरिएबल्स को इस आउटसाइड क्लास यूज कर सके, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर, पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक स्टूडेंट, सॉरी, पब्लिक स्टूडेंट नो आर कंस्ट्रक्टर। अगला है आपका पब्लिक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है? एक्चुअली उसके लिए तो हम सिंपल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन होता है कंस्ट्रक्टर, ओके, ठीक है? अगला हम बनाते हैं आपका गेटर सेटर। गेटर, आई थिंक गेटर सेटर का एक ऑप्शन होगा इसमें, जनरेट, यस, गेटर सेटर का एक ही ऑप्शन है, ठीक है? एट लास्ट इज टू स्ट्रिंग, डन। तो ये हो गया। तो अब दूसरी चीज, ये तो बन गया आपका, पूरी एंटिटी क्रिएट हो चुकी है, प्राइवेट इंटीजर आईडी, नेम एड्रेस, इसके कंस्ट्रक्टर, इसके गेटर सेटर सब बन चुका है, यानी आपकी प्रॉपर एक एंटिटी तैयार हो चुकी है। अब इस एंटिटी को आप इस एंटिटी की मदद से आप डेटा का फ्लो कर सकते हो, ठीक है? अब आपको पता है कि ये एंटिटी हमने क्रिएट की है। इस एंटिटी को हमें एज अ टेबल डेटाबेस में स्टोर कराना है, जिसमें टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, कॉलम का, एक कॉलम का नाम होगा आईडी, एक कॉलम का नाम होगा नेम, एक कॉलम का नाम होगा एड्रेस, ठीक है? कैसे करेंगे? उसके लिए एनोटेशन आती है हमारी, सेकंड एनोटेशन, सॉरी थर्ड एनोटेशन, व्हिच इज एंटिटी। अब ये आपकी एंटिटी बन चुकी है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करोगे, इस स्टूडेंट नाम की टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? इसी नाम की, जो ये नाम है ना, इसी नाम की क्रिएट हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि यार इस नाम की टेबल क्रिएट ना हो, मैं जो नाम सजेस्ट करूं उस नाम की टेबल क्रिएट हो, यानी कि आप कस्टमाइज नाम भेजो यहाँ से, और उस नाम की जो टेबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो उसके लिए जो है एनोटेशन है टेबल एनोटेशन। इसके अंदर आप वैल्यू डालो, नेम डिफॉल्ट। अब नेम आप क्या डालना चाहते हैं इसमें? स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल, ये डालना चाहते हो, ठीक है?
अब हम चेक करते हैं कि एक बार हम चला के देखते हैं, चेक करते हैं क्या इस नाम की टेबल, पहले तो हम ये देखते हैं क्या टेबल बन रही है? यानी हमारी एंटिटी एनोटेशन वर्क कर रही है? और अगर कर रही है तो उसके अंदर जो टेबल बन रही है क्या इस नाम की बन रही है? रन करते हैं और ये सारे कॉलम्स उसके अंदर हैं। लेट्स सी। एरर आया कोई। ओके, ओके, ओके। ये बोल रहा है कि इसके अंदर कोई आइडेंटिफायर तो है ही नहीं। आइडेंटिफायर मतलब कोई प्राइमरी की। प्राइमरी की हम क्यों यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई अ टपल। टपल मतलब रो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर वो नहीं करोगे तो एरर आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, आईडी। अब चल जाएगा देखना, क्योंकि हमने अब इसमें आईडी को डाल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। चल गया? अब एक बार डेटाबेस में जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, देखो स्टूडेंट टेबल नाम का ही डेटाबेस बना है और इसके अंदर कॉलम बना है आईडी एड्रेस नेम। क्या आईडी एड्रेस नेम है? आईडी एड्रेस नेम। ओके, तो हो गया। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड ना। अब हमें इस टेबल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो अब हम यहीं पे अब एपीआई जो क्रिएट होंगी उससे करेंगे। अब चलते हैं हम स्टूडेंट रिपोजिटरी पे। यहाँ से काम बनेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी का। तो अगला आता है हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी देखो कितना आसान है। ये सिंपल एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैं आपको प्रोसेस फ्लो बता रहा हूँ वही करना है। एक्सटेंड करना है आपको जेपीए रेपो को। ठीक है, इसके अंदर दो चीज डलेंगी। पहली डलेगी स्टूडेंट, दूसरा डलेगा इंटीजर। दो चीज आ गई, खत्म, हो गया। इतना ही था आपका स्टूडेंट रिपोजिटरी। जो भी आप रिपोजिटरी आप क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम, उस नाम से आपका इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सटेंड कराना है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को हमेशा एक्सटेंड कराता है। तो जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस को आपको एक्सटेंड कराना है। इसके अंदर आपको दो पैरामीटर यूज करने हैं। पहला है स्टूडेंट। स्टूडेंट इज नथिंग बट क्लास, जो हमने यूज करी है। सेकंड इज इंटीजर। इंटीजर क्या था? जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो हमने प्राइमरी की हमने जो यूज करी थी उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो आप इस स्टूडेंट एंटिटी के अंदर जो आप आईडी एज अ जो प्राइमरी की आपने डिफाइन की थी उसकी जो डेटा टाइप है उसको वहाँ पे पैरामीटर में डाल दोगे। ठीक है, तो आपके अब तीनों लेयर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ये डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। स्टूडेंट सर्विस शायद, हाँ अभी हमने कमेंट आउट कर रखा है। अब इसको कमेंट ऑन कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब देखो, स्टूडेंट कंट्रोलर आपका सर्विस से, सर्विस आपका रेपो से और रेपो आपका डेटाबेस से। तीनों आपस में, यानी कि जो हम ये फ्लो चाहते थे, ये वाला फ्लो, ये वाला फ्लो जो हमने बनाया था पहले, ये अचीव हो चुका है। ठीक है, ये अचीव हो चुका है। तो अब हम एपीआई लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि गेट मैपिंग ये तो सिंपल सी थी, कोई डेटाबेस से कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो ये तो हमने सिंपल लिख दिया। तो अभी हमारा डेटाबेस ना एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें। तो इससे आप गेट तो क्या ही करोगे, कुछ नहीं पढ़ा। तो एक काम करते हैं, हम पहली एपीआई लिखते हैं जिसमें हम इसमें एक्चुअली में एक डेटा, एक एक रिकॉर्ड, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड सेव करा रहे हैं। तो यानी कि यूजर की, मैंने बोला था ना आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो यूजर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना चाहता है, यानी कि यूजर डेटाबेस में कुछ डालना चाहता है। ठीक है, यूजर यूजर डेटाबेस में कुछ डालना चाहता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मैपिंग। ठीक है, तो पहला हमारा जो एपीआई लिखी जाएगी या मेथड है वो है पोस्ट मैपिंग की। तो पब्लिक, ठीक है, हम इसमें रिटर्न कराते हैं स्टूडेंट। वैसे रिटर्न कराने की जरूरत है नहीं, आप वॉइड भी करा सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार रिस्पॉन्स भी आए कि भाई स्टूडेंट का ये डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट, स्टूडेंट
इसके अंदर आप पैरामीटर में क्या दोगे? स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट दोगे, ठीक है? सिंपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न करा दे 1 मिनट स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब कंट्रोलर कोई कैलकुलेशन नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया कंट्रोलर लेयर कोई कैलकुलेशन नहीं करता, वो क्या करता है सिंपल रिक्वेस्ट को फर्दर पास ऑन करता है किसको? सर्विस लेयर को, ठीक है? तो अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है सर्विस लेयर कॉल होगी यानी स्टूडेंट सर्विस कॉल होगी। इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि होगा क्रिएट मेथड, क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है? अभी रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी एक्चुअली में इस सर्विस में कोई मेथड है ही नहीं, तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि भाई ऐसा कोई मेथड है नहीं, क्रिएट करो। तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। देखो स्टूडेंट सर्विस में एक मेथड क्रिएट हो गया ना? और यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देंगे। समझ आई बात? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल पोस्ट मैपिंग लिख देते हैं, पोस्ट मैपिंग, और इसका एक यूआरएल जो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ईज़ी है बनाना, कुछ नहीं अपनी तरफ से आप कुछ भी बना सकते हो, क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है? बट अभी हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्या मिस कर रहे हैं? देखो, इस सर्विस में तो हम देंगे, अभी स्टूडेंट सर्विस का तो काम रह ही रहा है खैर, बट यहाँ पे हम बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट जो आपका आएगा, वो आएगा आपका यूआरएल के थ्रू, यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है? स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो इवेंचुअली हम यहाँ से पास करेंगे। देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे हम अभी ये अपना डेटा क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का और फिर यहाँ से सेंड की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब वो इसके पास आएगा, ठीक है? यानी कि वो जो रिस्पॉन्स होगा, वो जो रिक्वेस्ट होगी, वो जेसन रिक्वेस्ट होगी, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो जावा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक तरह से एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में आएगी। तो आपके पास याद रखना वो जो स्टूडेंट का जो डेटा है ना, वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है जावा ऑब्जेक्ट की, ठीक है? ये सिंपल एक जावा का वेरिएबल आपने बना रखा है, तो वहाँ से जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो आएगी यहाँ से, इसको आपको कन्वर्ट करना है जावा ऑब्जेक्ट में। यानी कि जो ये यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जेसन की फॉर्म में आ रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इस जावा ऑब्जेक्ट में। उसके लिए जो एनोटेशन यूज़ होती है, वो होती है रिक्वेस्ट 1 मिनट रिक्वेस्ट बॉडी। अब जो वहाँ से एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जो जेसन आ रहा है, जेसन की फॉर्म में जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से जो आएगा 1 मिनट, ये इसको हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, यानी अब वो मैप हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। अब वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से अब पीछे जाएगी, यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हमें एक्चुअली में लिखना है लॉजिक, ठीक है? कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है, एक स्टूडेंट, स्टूडेंट 1। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट सर्विस किसको कॉल करता है? रेपॉजिटरी को। रेपॉजिटरी डेटाबेस में क्या होती है? डेटाबेस से कनेक्ट होती है रेपॉजिटरी लेयर। तो सिंपल है, इसके अंदर पहले से ही मेथड डिफाइन होंगे, देखना सेव एंटिटी का पहले से ही एक मेथड डिफाइन होगा इसके अंदर। तो आपने स्टूडेंट रेपो को कॉल करा, से डॉट सेव, देखो एक सेव एंटिटी का ऑलरेडी मेथड पड़ा है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट को डाला, दैट्स इट, रिटर्न स्टूडेंट 1, खत्म। आपकी एपीआई एक प्रॉपर फुल पोस्ट मैपिंग की एपीआई क्रिएट हो चुकी है। क्या टेस्ट करना है इसको? चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन तो चल गई है, आपकी एप्लीकेशन तो चल गई है, ठीक है? अब हम यहाँ से उठाते हैं डेटा, इसको उठाते हैं, एक्चुअली मैं देखो उसका भी तरीका होता है कॉल कैसे भेजनी है, आपको यहाँ पे प्रॉपर डेटा को सेट करना होगा। आईडी है पहली, हमें यहाँ पे आईडी लिखनी है, नेम है अगला, कंट्रोल सी, ठीक है? अब आईडी आप 1 दो, सिंपल, नेम शिवम है, ओके, एड्रेस है मान लो
मुंबई। लेट्स सी, अब एक मिनट, पोस्ट है बट यूआरएल, सबसे बड़ी चीज़ है यूआरएल, जो आप सही कॉल कर रहे हो कि नहीं। कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, लेट्स सी, ओके यस, देखो आ गया 200 रिस्पॉन्स, यानी कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। यानी कि 200 रिस्पॉन्स मतलब हो चुका है वो सेव। अब हम जाते हैं इसमें, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट रोड, ये देखो सेलेक्ट रोज, और आपका एक नई टेबल क्रिएट हुई जिसके अंदर आईडी 1 है, एड्रेस, नेम, ऑल थिंग्स, ठीक है। अब एक डेटा और, ऐसी एक और सेव करते हैं, आईडी 2, रवि, एड्रेस है इसका दिल्ली, सी, ठीक है। तो दूसरा डेटा भी हमारा स्टोर हो गया, सॉरी, ठीक है, हो गया डेटा सेव। तो ये था आपका पोस्ट मैपिंग। आई होप आपको पोस्ट मैपिंग समझ आ गया होगा। पोस्ट मैपिंग इतना सा ही है, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से आता है डेटा एंड देन आप जस्ट उसको डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। इसके अंदर जो एनोटेशन इंपॉर्टेंट थी वो है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, और पोस्ट मैपिंग। अब क्योंकि डेटाबेस में डेटा हो चुका है स्टोर, अब हम लिखते हैं थोड़े गेट मैपिंग्स के, गेट मैपिंग की एपीआई लिखते हैं, ठीक है। एक एक करके डेटा कैसे निकालना है, यूजर को डेटा चाहिए। तो अब नेक्स्ट एपीआई हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, देखो मैं इस तरीके से चलूंगा कि रिक्वायरमेंट बनाऊंगा, फिर उसकी एक एपीआई क्रिएट करूंगा, तो उससे आपको समझ आएंगी चीजें। रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक एपीआई बनानी है जिसमें मैं आईडी को पास करूंगा, और उस आईडी के रिगार्डिंग जो डेटा होगा ना, वो मुझे रिस्पॉन्स में दे दो। समझ में आई बात? चलो, इंटेलिजेबल कंट्रोलर लेयर पे पब्लिक स्टूडेंट रिटर्न करना, ऑब्वियस सी बात है। गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम मैं क्या दूंगा पैरामीटर में दोस्तों, इंटीजर आईडी। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कंट्रोलर लेयर कुछ भी अपने पास कैलकुलेशन नहीं करता, सीधा सर्विस लेयर को भेजता है। तो स्टूडेंट S1, स्टूडेंट स्टूडेंट किसको कॉल कर रहा है, ये स्टूडेंट सर्विस को, डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। एरर आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसा कोई मेथड हमने बनाया है नहीं उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर आएगा। तो हम सिंपल इसको जो है क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर हम बाद में घुसेंगे, पहले वहां समझते हैं। कंट्रोलर में गए, अब यहाँ पे एक मैपिंग बना लो, गेट मैपिंग, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक। और यूआरएल में आप पास करोगे क्या, एक आईडी को, यूआरएल पास करोगे आप आईडी। तो जब आप यूआरएल में आईडी पास करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके से उसे बनाना पड़ता है, डबल ब्रैकेट्स और उसके बीच में आईडी। अब सीन ये है कि जो आप यूआरएल में आईडी पास कर रहे हो, उसको एक्चुअली में आपको इसके अंदर क्या कराना है, उसके अंदर वायर्ड कराना है। जो ये आपने एक्चुअली में इसके अंदर आईडी भेजी है ना, उसको आपको इसके अंदर जो पैरामीटर है जावा ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर मैप कराना है। अभी एक्चुअली में जो इंटीजर आईडी, अगर आप यहाँ पे सपोज करो आपने आईडी पास कर भी दी, ठीक है, अगर आपने एक आईडी पास कर भी दी इसके अंदर, उसके बाद भी वो आईडी इसके अंदर पास नहीं होगी, ये आईडी अभी भी नल ही रहेगी। तो आपको इवेंचुअली क्या करना है, इस आईडी को इसके अंदर पुट करना है, एक तरह से फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो एनोटेशन यूज होती है वो होती है पाथ वेरिएबल। अब पाथ वेरिएबल क्या करता है ना, जो आप यूआरएल में जो आईडी को पास करोगे, उसको मैप करा देता है इसके साथ, ठीक है। तो ये होता है पाथ वेरिएबल का काम, पहली चीज समझ आई, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अभी आप देख रहे होगे कि इसके अंदर जो आपने स्पेलिंग लिखी है और ये जो स्पेलिंग है दोनों सेम है, ठीक है।
तो इस केस में वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली इसको पकड़ लेगा। बट सपोज़ करो यहाँ पे आपने कोई दूसरा नाम लिख रखा, आपने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दी, स्टूडेंट आईडी ये चेंज कर दिया और यहाँ पे नेम स्पेलिंग अलग है, तो इस केस में ये इसको नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है? इस केस में आपको क्या करना है ना, सिंपल है, इसको उठाओ, कंट्रोल सी और इसके अंदर कॉपी कर दो कंट्रोल वी, दैट्स इट, खत्म। अब ये क्या करेगा ना, ये पकड़ेगा इसको और ये पकड़ेगा इसको और ये आपस में कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? दैट इज़ पाथ वेरिएबल। ये है पाथ वेरिएबल का काम। यूआरएल में आप इस डबल ब्रैकेट्स के जो ब्रैकेट आपने ओपन अप क्लोज़ ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आपने जो भी पास करा होगे, अब चाहे वो नेम हो, चाहे आईडी हो, कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं कि वो आईडी हो, वो नेम भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो, अगर उसको आपको एज़ अ पैरामीटर में मैप कराना है, तो आपको पाथ वेरिएबल एनोटेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब हम चलते हैं स्टूडेंट सर्विस में। अब स्टूडेंट सर्विस में कुछ नहीं करना, स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट किसको कॉल करेगा? स्टूडेंट रिपॉजिटरी डॉट गेट सॉरी फाइंड बाय आईडी, ठीक? इसके अंदर हम डालेंगे आईडी, ठीक है? बट एरर आएगा, एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये जो रिटर्न करा रहा है वो करा रहा है ऑप्शनल। ऑप्शनल एक एक्चुअली में ये एक तरह से फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, जो ये बताता है कि जो 2 कंडीशन पे काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? बट ऑब्वियस सी बात है, हम एक अभी ऐसा एपीआई क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डेटाबेस में होगा ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे गेट लगा दो, ठीक है? एंड रिटर्न करा दो स्टूडेंट। सिंपल बन गई एपीआई। अब इसको ऑफ करो और इसको ऑन करो, ठीक है? याद रखना, अगर आप छोटे से छोटा चेंज भी करते हो ना अपने एप्लीकेशन में, तो आपको सर्वर को ऑफ करके अगेन ऑन करना होगा, वरना आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे जो आपने चेंजेस करे हैं, ठीक है? चलो इसमें चलते हैं, अब इस यूआरएल को कॉल करते हैं एंड लेट्स सी कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। कंट्रोल सी एंड इसमें चलते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ पे मेथड को चेंज करना मत भूलना। मुझे चाहिए जब आईडी फर्स्ट पे हो, क्या आएगा डेटा? आई थिंक आ गया। आईडी वन पे शिवम मुंबई। अब मैं दो पे देखता हूँ, दो पे क्या था? रवि दिल्ली आई गेस, राइट? रवि दिल्ली, यस। तो सेंड, यस आ गया, ठीक है? तो ये है आपकी एपीआई फॉर गेट मैपिंग। इसके अंदर हमने 2 चीज़ पढ़ी, ऑब्वियसली गेट तो हमने पढ़ा ही है, गेट मैपिंग, और दूसरी चीज़ पढ़ी हमने पाथ वेरिएबल। अब एक आपको मैं ना एक और डेमो एपीआई बनाता हूँ जिसका डेटाबेस से कोई लिंक नहीं होगा। वो एपीआई सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने के लिए आपकी पाथ वेरिएबल को, ठीक है? तो मैं एक डमी बनाता हूँ, डमी मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टूडेंट सॉरी ओके स्टूडेंट गेट स्टूडेंट, ठीक है? इसमें मैं सिंपल एक यूआरएल कॉल करता हूँ, गेट मैपिंग गेट स्टूडेंट। अब मैं इसमें सारी चीज़ ना, यानी आईडी, नेम, तो अब सिंपल इसमें तीनों पैरामीटर डाल देंगे। अगर लास्ट पैरामीटर क्या था? अगर हम डेटाबेस में जाएँ या अपने इसमें जाएँ एंटिटी में, एड्रेस, ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? अब इस तीनों जो हमने पैरामीटर्स यूआरएल में सेंड कर रहे हैं, इसको हम आर्गुमेंट में आईडी, स्ट्रिंग, नेम, आप नेम चेंज भी कर सकते हो, बट फिर आपको रूल पता है क्या था, वो मैंने आपको बता रखा है, फिर उस रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? तीनों को कनेक्ट करना है यूआरएल से, सिंपल पाथ वेरिएबल, ठीक है? पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल,
एंड रिटर्न कर देंगे न्यू स्टूडेंट ऑफ आईडी नेम एंड एट लास्ट एड्रेस। तो ये हमारी एक डमी एपीआई बन गई है जो मैंने बनाई है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कैसे पाथ वेरिएबल काम करता है। अब होगा क्या, यूआरएल से आप पैरामीटर पास करोगे, इसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। आईडी इसके अंदर मैप हो जाएगी, इसके अंदर मैप हो जाएगी, नेम इसके अंदर मैप हो जाएगा, एड्रेस इसके अंदर मैप हो जाएगा। तो लेट्स सी, ठीक है, कंट्रोल सी, इसको रन करो सर्वर को। चलो टैलेंट एपीआई टेस्टर में एक बार देखते हैं हम हमारा एप्लीकेशन रन हुआ कि नहीं। यस हो गया, ठीक है। चलो एपीआई टेस्टर में इसको कॉपी करो, पेस्ट, आईडी है सपोज मैं डालता हूँ 5, नेम डालते हैं हम शिखर, और एड्रेस डालते हैं हम पुणे का। तो अब रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, आईडी 5, नेम शिखर, एड्रेस पुणे। लेट्स सी, ठीक है, एड्रेस 5 शिखर पुणे। अगर आप पुणे की जगह लखनऊ डाल दो, सी के लखनऊ, ठीक है। अगर आप लखनऊ ना डालो, कानपुर डालो, देखो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, हर बार रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब परफेक्टली आपका ये पाथ वेरिएबल काम कर रहा है। तो ये है आपका पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करना आपको समझ आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब अगली हमारी मैपिंग जिसके लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। रवि जो है ना एक्चुअली में पहले दिल्ली में रहता था, बट अब जो है ना रवि जो है वो कानपुर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। रवि कानपुर शिफ्ट हो गया, तो हमें रवि के जो एड्रेस को एक्चुअल में क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसके एड्रेस को अपडेट करना है, दिल्ली से कानपुर करना है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें क्या करना है, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, अपडेट करना। अपडेट करने के लिए जो मैपिंग यूज होती है वो होती है पुट मैपिंग, एट द डेट पुट मैपिंग, ठीक है। तो वेरिएबल बनाते हैं इसके लिए पब्लिक, आप वॉइड भी बना सकते हो क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा है। एक काम करते हैं, वॉइड बनाते हैं, कोई रिटर्न तो कर नहीं रहे, ठीक है। देखो गेट मैपिंग के अलावा कोई भी मैपिंग, पोस्ट, पोस्ट पुट और डिलीट, ये तीनों मैपिंग कुछ रिटर्न नहीं करती। इसमें आपके ऊपर चॉइस है, आप रिटर्न करवा भी सकते हो, और अगर आप नहीं करवाते वॉइड अगर रखते हो तो बस आपका जो यहाँ पे इवेंचुअली रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना वो नहीं आएगा क्योंकि आपको रिटर्न नहीं करवा रहे, बट आपका काम हो जाएगा। यानी कि पोस्ट में आपका डेटा सेव हो जाएगा, पुट में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, डिलीट में आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, बट रिटर्न रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंडेटरी है और जिसके बिना तो काम नहीं होगा वो होगा सिर्फ गेट मैपिंग में, ठीक है। तो वॉइड करते हैं, वॉइड अपडेट कराना है तो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और क्या देंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर हम देते हैं इंटीजर, इंटीजर देते हैं आईडी, आईडी से हम सर्च करेंगे और उसके बाद उसमें हम नेम चेंज कर देंगे। पुट मैपिंग इसके अंदर होगी, पहले यूआरएल ही क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है आईडी पैरामीटर में दे रहे हैं तो हम यूआरएल में भी आईडी देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें दो चीजें हो रही हैं अपडेट में। पहला, आप डेटाबेस में जाके इस आईडी के रिगार्डिंग डेटा को कर रहे हो सर्च, पहली पहला पहला प्रोसेस। सेकंड में क्या हो रहा है कि आप खुद से भी एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, आप खुद से भी एक नया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो और उस ऑब्जेक्ट से इस वाले को रिप्लेस कर दे रहे हो, एक तरह से यही कर रहे हो ना आप। तो यानी कि पैरामीटर में दो चीज आएंगी, एक आएगा इंटीजर आईडी, एक आएगी क्या, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा।
है ना? बोला बताया ना मैंने, एक तो आप आईडी चाहिए, आईडी क्यों चाहिए? जो डेटाबेस में इस आईडी के रिगार्डिंग जो डेटा होगा उसको फेच करो। स्टूडेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपना भी तो एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भेजोगे, जिसके रिगार्डिंग आप डेटाबेस में जो एक्जिस्टिंग आपका डेटा पड़ा है, उसको आपको अपडेट करना है। अब आपको पता है इस आईडी को इसके साथ मैप कराना है, यूआरएल की आईडी के साथ, तो कौन सी एनोटेशन यूज़ होगी? एनोटेशन यूज़ होगी पाथ वेरिएबल की, ठीक है? इस अब मैंने आपको बताया था एचटीटीपी रिक्वेस्ट में किस फॉर्म में डेटा आता है? जेसन। उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रिक्वेस्ट बॉडी, दैट्स इट, खत्म हो गया काम। अब सिंपल, जो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करता है, रिटर्न तो इसमें होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वर्ड है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सर्विस, स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट यूजर, इसके अंदर दो चीज डालोगे, आईडी, आईडी एंड स्टूडेंट। तो अब आपको चीज समझ आई, एक चीज नोट करना, पुट मैपिंग इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें जनरली आप रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन भी यूज करते हो और पाथ वेरिएबल भी यूज करते हो। तो सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें होवर कराते हैं और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे जो सर्विस लेयर पे क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले इस आईडी के रिगार्डिंग एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फाइंड कर लो। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, जो कि हमने पहले भी यूज कर चुके हैं, आईडी डॉट गेट, यानी कि इस आईडी के रिगार्डिंग इस डेटाबेस में जो भी डेटा पड़ा है वो निकल के आ जाएगा। ठीक। अब ये वो डेटा है जो हम भेज रहे हैं, जो हमें न्यू न्यू डालना है, जो नया डेटा डालना है। तो अब क्या करेंगे ना, जो एग्जिस्टिंग डेटा निकल के आया है उसमें हम सेट कर देंगे, आईडी तो सेट नहीं करेंगे, एड्रेस को सेट कर देंगे। और वो एड्रेस कहाँ से आएगा? जो एक्चुअल में हमने डेटा भेजा है उस वहां से हम गेट कर देंगे। स्टूडेंट डॉट सेट नेम स्टूडेंट डॉट गेट, सॉरी 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 नेम, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करा देंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, ठीक है, दैट्स इट, खत्म। अभी रन करके देखते हैं इसको, हमारी एपीआई तो क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल सी, सर्वर, ओके सर्वर चल चुका है। लेट्स गो टू टैलेंट एपीआई टेस्टर। मेथड को पुट करना मत भूलना। अब इस केस में हम, ठीक है, अब मुझे डेट, मैंने बताया था ना आपको, रवि के रिगार्डिंग हमें चेंज करना है। रवि पहले कहाँ था? दिल्ली में, अब कानपुर चला गया है। तो सबसे पहले हमें आईडी डालनी पड़ेगी। रवि की आईडी क्या है? 2। तो यानी कि 2 के रिगार्डिंग डेटा को फेच करो और उसमें अपडेट कर दो ये कानपुर। तो सेंड, ठीक है। देखो, नो कंटेंट, कोई कंटेंट निकल के नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न टाइप वॉइड कर रखा है, बट अपडेट हो चुका है। चेक करने के लिए इसको हम रिफ्रेश करके सेलेक्ट रोज, ये देखो रवि कानपुर, खत्म। ये थी आपकी पुट मैपिंग, ठीक है। तो दोस्तों आप ना ऐसे ही अपनी तरफ से और भी खुद से मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, खुद से रिक्वायरमेंट जनरेट करके कि अब मैं ये निकालना चाहता हूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ, ठीक है। कर करके आप ऐसे खुद से एपीआईज क्रिएट करो, ठीक है। जस्ट टू चेक द फ्लो, फ्लो को चेक करना है, दैट्स इट, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ फ्लो क्या है। जब आपने ये एपीआई कॉल करी, ये वाली, तो ये जो यूआरएल उठ के आया, सबसे पहले यूआरएल उठ के आता है यहाँ पे कंट्रोलर लेयर पे। कंट्रोलर लेयर पे वो ढूंढता है उस यूआरएल से रिलेटेड मेथड, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, तो वो आएगा इसके पास। यहाँ पे उसके सारे पैरामीटर मैच करेंगे कि अपडेट स्टूडेंट है, आईडी है, ठीक है। अब जो एनोटेशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया कि जो रिक्वायरमेंट है आईडी से मैच हो जाएगा, है ना। और जो रिक्वेस्ट बॉडी की हेल्प से जो जेसन है वो आपका जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉल लगेगी इसको,
इस मेथड को, यानी कि ये मेथड है सर्विस लेयर का। अब यहाँ पे फर्दर ऑपरेशंस होंगे सारे के सारे, यानी सबसे पहले स्टूडेंट रिपॉजिटरी से हम स्टूडेंट को फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी। उसके बाद जो स्टूडेंट निकल के आया है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, सेट एड्रेस, सेट नेम, एक सेट आईडी का भी है पर आईडी हम अपडेट नहीं करेंगे। उसके अंदर जितने पैरामीटर्स हैं एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर, उसको हम अपडेट कर देंगे। किसके साथ? उस स्टूडेंट से अपडेट करेंगे जो हम एक्चुअली में पैरामीटर भेज रहे हैं, व्हिच इज़ ये। एंड एट लास्ट हम स्टूडेंट रिपॉजिटरी में सेव करा देंगे इस स्टूडेंट को, जो हमने चेंज करा है। दैट्स इट, खत्म। ये होता है फ्लो। और ये फर्दर किसको कॉल कर रहा है यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, ये स्टूडेंट रिपॉजिटरी में, ठीक है? और ये फाइंड बाय आईडी मेथड एक्चुअली में स्टूडेंट रेपो के अंदर ये जेपीए रिपॉजिटरी प्रोवाइड करा रहा है। देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड है। देखो, फाइंड बाय आईडी भी एक मेथड होगा इसके अंदर। देखो, गेट बाय आईडी है ना? इसके अंदर नहीं तो इसके अंदर होगा। देखो, फाइंड ऑल बाय आईडी, फाइंड ऑल है ना? इसके अंदर हो सकता है, यस। फाइंड ऑल बाय आईडी, ये देखो ये रहा फाइंड बाय आईडी, ठीक है? तो ये सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना। आप देख ही रहे हो कितना इजी है। तो अब अगली रिक्वायरमेंट ये है कि रवि ने स्कूल छोड़ दिया है, अब रवि का डेटा ही डिलीट करना है हमें डेटाबेस से। रवि ने स्कूल छोड़ दिया, तो उसके लिए जो मैपिंग है, ऑल यू नो, डिलीट मैपिंग, ठीक है? तो चलो लिखते हैं, पब्लिक वॉइड, वॉइड सिंपल वॉइड ही करूंगा, डिलीट स्टूडेंट। पैरामीटर क्या आएगा इसके अंदर? मैं आईडी चाहता हूँ, आईडी से डिलीट करना चाहता हूँ, इंटीजर आईडी। अब मैं इसके अंदर पाथ वेरिएबल पहले ही डाल देता हूँ। आपको आई होप समझ आ चुका है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब पता है कि पाथ वेरिएबल कैसे काम करता है, ठीक है? और डिलीट स्टूडेंट, ठीक है? एंड देन इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है आईडी, जो मैंने आपको बताया तरीका, ठीक है? एंड देन क्या कॉल करना है? सिंपल, ये कुछ नहीं करता। कंट्रोलर लेयर सिंपल इसको कॉल करता है, सर्विस लेयर को। इसके अंदर हम डालेंगे आईडी, दैट्स इट। चलो इसका मेथड क्रिएट करो। अब चलो इसके अंदर यहाँ पे किसको कॉल होगा? रेपो को, रेपोजिटरी लेयर को, स्टूडेंट रेपोजिटरी। तो पहले से ही एक डिलीट का मेथड इसके अंदर होगा, डिलीट, डिलीट बाय आईडी, सॉरी डिलीट बाय आईडी, वो डिलीट ऑल था, डिलीट बाय आईडी। इसके अंदर हम डालेंगे आईडी, दैट्स इट, खत्म। अब चलाओ इसको अगेन रन करके देखो। कंट्रोल सी, ठीक है? कंट्रोल वी, आईडी डालेंगे रवि की। हमें रवि की आईडी क्या थी? 2, हमें सबको पता है। यहाँ पे मेथड चेंज करना मत भूलना। एक बार देखो सर्वर चल चुका है कि नहीं। यस, रन हो चुका है सर्वर, ठीक है? नो कंटेंट, क्योंकि हम वॉइड करा रहे हैं, बट एंट्री डिलीट हो चुकी होगी। ये देखो, आया समझ में? है ना कितना इजी? कुछ भी नहीं है, सारे मेथड्स दे रखे हैं। एक लास्ट एपीआई में लिख रहा हूँ, ठीक है? जो कि है चलो काम करते हैं पहले एक 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 और स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब एक ही बचा है उसके अंदर, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है? तो हमें पोस्ट मैपिंग लगाते हैं और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ना, पोस्ट मैपिंग। इसको रवि को कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे एक और कर लेते हैं, हम्म, शिखा, चेन्नई रहती है, ठीक है? इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक? तो एक ईपी बनाता हूँ कि गेट ऑल द स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, पब्लिक। अब देखो, क्योंकि गेट ऑल द स्टूडेंट्स है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स, सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे,
तो रिटर्न में क्या डालेंगे? बताओ जल्दी बताओ। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट ऑल स्टूडेंट्स। पैरामीटर इसमें कुछ नहीं डलेगा क्योंकि ऑल है तो, है ना? तो सिंपल बहुत ईज़ी होती है वाली, जो ऑल वाली होती है ना, सबसे ईज़ी होती है एपीआई। आप चाहो तो वीडियो पॉज़ करके एक बार खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखो गेट ऑल की। गेट ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, रिटर्न स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड्स को क्रिएट करते हैं इसके अंदर। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कॉल करेंगे? रेपोजिटरी लेयर, स्टूडेंट रेपोजिटरी लेयर डॉट गेट, सॉरी, फाइंड ऑल, सिंपल, रिटर्न करा देंगे स्टूडेंट। इतना सिंपल है ये, बस खत्म, बन गई एपीआई। सारे मेथड रेपोजिटरी में पड़े हुए हैं, आपको सिंपल उठा के उसे कॉल करना है, हो गया काम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक बार इसमें एंड सॉरी, गेट यूआरएल। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यूआरएल तो एक्चुअली बनाया ही नहीं अभी तक, हमने गेट में भी लगाई नहीं, तो कैसे चलेगा यार? या लगा दी, आई गेस लगा दी हम एक्चुअली सर्विस लेयर पे, सॉरी सॉरी सॉरी। कंट्रोलर लेयर पे आओ, ये रही, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये देखो, हो गई लिस्ट रिटर्न। 1 2 3, दैट्स इट, खत्म। तो एक लास्ट एपीआई जो मैं चाहता हूँ आप करो, वो है डिलीट ऑल एंट्रीज। ठीक है, सिंपल, डिलीट ऑल एंट्रीज, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली अब आपकी सारी एपीएस क्रिएट हो चुकी हैं और मैंने आपको इसमें रेस्ट कंट्रोलर, एनोटेशन, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पाथ वेरिएबल, ठीक है, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, एनोटेशन बता दिया। कुछ एनोटेशन है जो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिकली ये, अब जितनी भी एनोटेशन थोड़ी एनहांसमेंट के लिए है। ठीक है, एपीआईज आपको बनानी अब आ चुकी है, एपीआईज बनाने के लिए इतनी ही एनोटेशन सफिशिएंट है। ठीक है, अब अगली एनोटेशन है आपकी एट रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट, अच्छा, इस एनोटेशन का काम क्या होता है? देखो, होता क्या है ना कि जैसे अभी तो हमने बहुत सिंपल सिंपल एपीआई क्रिएट करी है, इंडस्ट्री लेवल पे ना बहुत बल्कि, बहुत एक क्लास के अंदर कम से कम 50 से 60 एपीआईज लिखी जाती हैं और उन एपीआई की ट्रैकिंग के लिए ना उनके सबसे पहले जो सबसे पहला पार्ट होता है, यानी कि यूआरएल जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आइडेंटिटी के लिए, सपोज जैसे ये स्टूडेंट कंट्रोलर की एपीआईज हैं, तो हम हर यूआरएल के पीछे ना स्टूडेंट लगा देते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे ही नीचे वालों में भी होगा, सब में स्टूडेंट 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 सब में। ठीक है, अब रिक्वेस्ट मैपिंग का काम कहाँ आता है? देखो, आपको पता है कि स्टूडेंट 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 आप हर जगह कॉपी कॉपी एक चीज फर्स्ट पे आप डाल रहे हो, वो आपको हर बार कॉपी करना पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट एक ऐसी चीज है, एक यूआरएल का एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर बार डालना ही पड़ेगा, यानी कि वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर यूआरएल का वो पार्ट जो रिपीटेडली रिपीटेडली यूज हो रहा है, ठीक है,
यूआरएल का वो पार्ट जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, उसको आप सिंपल इसके अंदर डाल दो कि भाई स्टूडेंट जो है ना, बार-बार यूज हो रहा है। अब ये क्या करेगा ना, जैसे ही जैसे ही आपकी यूआरएल की कॉल यहाँ आएगी, ये सिंपल स्टूडेंट को जो स्लैश स्टूडेंट है, उसको हर एक एपीआई में यूआरएल के पहले चिपका देगा, इसके आगे चिपका देगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ आपको नहीं दिखेगा, वो पीछे बैकएंड में चिपका देगा, यहाँ चिपका देगा, यहाँ चिपका देगा, यहाँ चिपका देगा, दैट्स इट, खत्म। ये होता है रिक्वेस्ट मैपिंग का काम। यानी कि यूआरएल का वो पार्ट जो रिपीटेडली हर एक एपीआई में आपको डालना पड़ रहा है, ठीक है? तो उस एक एक्स्ट्रा वर्क को करने की बजाय सिंपल आप उस पार्ट को रिक्वेस्ट मैपिंग में डाल दो। वो क्या करेगा, हर बार आप जो उसको पहले चिपका रहे हो यूआरएल से पहले, वो आपका काम वो करेगा रन टाइम पे। दैट्स इट, खत्म। तो जो भी अगेन एंड अगेन यूआरएल जो आपको बार-बार लिखना पड़ रहा है रिपीटेडली, सिंपल उसको आप रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर डाल दो, ठीक है? ये होता है रिक्वेस्ट मैपिंग का काम। तो ये आपकी दोस्तों सारी एपीआईज़ मोस्टली क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है? इससे आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अब। मोस्टली आपको एपीआईज़ क्रिएट करनी आ गई है और रिक्वेस्ट मैपिंग आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है? जितना भी यूआरएल का पार्ट जो ऑलमोस्ट हर जगह कॉपी हो रहा है, उसको आप एक जगह रख के, ठीक है? आप एक्स्ट्रा वर्क से बस बच सकते हो। ये आपको मैंने होमवर्क में दे रखा है, ठीक है? अब लास्ट जो एनोटेशन है वो है रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन, ठीक है? रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन क्या करता है ना, रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पाथ वेरिएबल का पढ़ा, ठीक है? हमने पाथ वेरिएबल का पढ़ा अभी। पाथ वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी यूआरएल में डेटा आ रहा है उसको हम कॉपी कर देंगे पाथ वेरिएबल में। बट उसके लिए हमें यूआरएल में पहले से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कि ये पर्टिकुलर आईडी आएगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मैं यूआरएल में कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा कि ये डेटा यूआरएल से आएगा। अब सिंपल मैं यूआरएल में डेटा भेज दूँगा। अब वो आपका काम है कैसे कैच करना है। समझ में आई बात? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूआरएल में पहले से ही मैं मेंशन करके रख रहा हूँ कि भाई आईडी आएगी या ऊपर देखो आईडी आएगी, नेम आएगा और एड्रेस आएगा। लेकिन अब मैं ये हेडेक नहीं चाहता, मैं नहीं कर रहा इसमें कॉन्फ़िगर। मैं चाहता हूँ कि सिंपल मैं यूआरएल से डेटा भेज दूँगा, आप कैच करो अपने हिसाब से। तो एक बनाते हैं सिंपल सा पब्लिक, सपोज़ करो चलो मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग गेट नेम, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं ये नेम मैं यूआरएल में नहीं डालूँगा, ठीक है? यूआरएल में कॉन्फ़िगर करूँगा ही नहीं भाई, मैं वहाँ से भेज दूँगा, ठीक है? आप कैच कर लेना। रिक्वेस्ट पैरम रिटर्न नेम, ठीक है? इसको एक बार दोबारा कुछ चलाते हैं। तो अब देखो, आ गया ना हर्ष? सिंपल। तो यही है रिक्वेस्ट पैरम का काम। तो ये था आपका रिक्वेस्ट पैरम, राइट? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा रिक्वेस्ट पैरम क्या होता है, ठीक है? तो आपका मोस्टली एपीआई सब कवर हो चुकी हैं, ठीक है? सो मोस्टली आपकी एपीआई सब कवर हो चुकी हैं। तो इस सारी जितनी भी एनोटेशंस थी, डिलीट की, गेट की, पुट की, पोस्ट की और रिक्वेस्ट मैपिंग, है ना, रिक्वेस्ट पैरम, ये सारा कवर हो चुका है। तो एपीआईज़ अब आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? और बाकी मैंने एक होमवर्क दे रखा है आपको डिलीट ऑल एंट्रीज़ का, ये आप प्लीज़ करिएगा इसको, है ना, याद से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है?
दोस्तों ये थी आपकी सारी रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट में। ठीक है, आई होप आपको ये एपीआईज समझ में आई होंगी, कैसे आप एपीआईज क्रिएट कर सकते हो, है ना? पुश मैपिंग, गेट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, पुट मैपिंग, ये सारी एनोटेशंस आपको समझ आई होगी, पाथ वेरिएबल्स, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जितनी ज़्यादा खुद से एपीआईज लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये करना है, ठीक है? तो आज के लिए तो हम ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक है? आई होप आपको एपीआईज़ समझ आई होंगी, ठीक है? मज़ा आया होगा आपको। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपको कितना समझ आया और मैं आपको कितना समझाने में कामयाब रहा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।